Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. Historical development of international law. ये इंटरनेशनल लॉ जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम बात करने वाले हैं आज। और इसके अलावा जो हमारे पास इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस तरह ओरिजिन इसका होता है और ये किस तरह हमारे पास आज ये आया है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस की मैं बात कर दूं कि आज हम देखते हैं कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेट हैं जो कि अगर इनके बीच हारमोनी और कोऑपरेशन नहीं होगा तो इनके बीच क्लैशेस होंगे। तो इन्हीं क्लैशेस को ख़त्म करने के लिए, इन्हीं क्लैशेस को, इन्हीं मसाइल्स को दबाने के लिए हमारे पास एक ऐसी बॉडी का होना ज़रूरी है जो इनके बीच जो इनके मफादात है उसको देखें और उनके ऊपर वो ये फ़ैसला दे दें कि हमारे पास क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस के बेस पर हम फैसला देते हैं और किस बेस पर हमारे पास एक हारमोनी और इसके अलावा कोऑपरेटिव रिलेशंस हम कायम कर सकते हैं कि वार ना हो, जंग ना हो। तो इसी के लिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉ जो है वो कायम किया जाता है। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास कहते हैं कि 4000 साल पहले से भी ये हमारे पास ये था, मुख्तलिफ़ अशकाल में ये हमारे पास मौजूद होता था। लेकिन आज हम इसको अगर हम देखते हैं कि 17-18 सेंचुरी में जब ये लॉ ऑफ नेशंस के एक आपको एक स्ट्रक्चर में आता है, आपको मिलता है। इसी तरह ये जब मुख्तलिफ़ किस्म के दौर से ये गुज़रता है तो ये हमारे पास आज का इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको नज़र आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रीक्स हमारे पास वो थिंकर, वो हिस्टोरियन, वो आपके पास पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को कंट्रीब्यूट किया। फिर दूसरे नंबर पर रोमन्स आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स, किताबें लिखी हैं, जिन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं इंटरनेशनल लॉ कोऑपरेशंस के लिए। आपको एक रास्ता, एक पाथवे आपको दिया है। इसी तरह मुस्लिम्स के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है, जिस तरह के आपको एक इस्लाम के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटी मिलते हैं, जो आपके पास एक मिसाक्स आपको नज़र आते हैं, तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये एक किस्म के आपके पास एग्रीमेंट है। तो इन्हीं एग्रीमेंट के बेस पर इंटरनेशनल लॉ को कायम किया जाता है। तो इस इंटरनेशनल लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम 4000 ईयर्स। तो 4000 ईयर्स के बाद मतलब वहाँ से इसका जो एक वजूद रहता है वो आता है। और इसमें सबसे पहले जो आप देखते हैं कि इसका जो ट्रीटी होती है वो 1718 BC में जो ट्रीटी ऑफ लगाश है ये होती है। तो ये हमारे पास, हम अब अगर इसको डिटेल में जानेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ के फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि द ट्रीटी ऑफ लद्दाख साइन एंड 1718 BC बिफोर क्रिश्चियंस, यानी कि ये हमारे पास ये की जाती है जो कि 2 नेशंस के बीच होता है। इसमें एक लद्दाख होता है और दूसरा आपके पास इसमें उमा होता है। तो ये एक आपके पास एक बैकग्राउंड ड्रॉ करता है इंटरनेशनल लॉ के लिए। तो ये ट्रीटी कहाँ पे हुआ था, ये मेसोपोटामिया में हुआ था। इसी तरह ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो हमारे इस्लाम की एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ट्रीटी है। इसी तरह आपके पास एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आता है जो कि 1648 में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच साइन की जाती है। तो ये हमारे पास जिसमें आपको 30 और 80 ईयर्स वॉर मिलते हैं इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, वो ख़त्म हो जाते हैं इसकी बेस पर। इसी तरह आपके पास ट्रीटी ऑफ पेरिस आता है 1763 में। तो ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ें इसको, आप समझें। इसी तरह आपके पास जब दूसरा दौर होता है वो होता है 18वीं सेंचुरी में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंटरनेशनल लॉ की। तो इसमें आपके पास एक नेचुरलिस्ट गॉटिन्स आते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉजिटिविस्ट गॉटिन्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के थॉट्स, आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस एक को पढ़ूँगा तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, आपके पास 19-20 सेंचुरी। तो 19-20 सेंचुरी में क्या होता है कि एक आपके पास कांग्रेस ऑफ पेरिस साइन होती है 1856 में, जिसको आप अगर देखते हैं कि आपके पास क्या होता है, क्रीमियन वॉर जो होती है उनके बीच ये निगोशिएशंस करते हैं। इसी तरह ये आपके पास एक रूल्स रेगुलेशंस कायम करते हैं जो कि एक इंटरनेशनल लॉ को रूट्स देते हैं।
इसी तरह आपके पास कांग्रेस ऑफ वियना है 1815 सेंचुरी में ये होती है। इसी तरह आपके पास एक जिनेवा कन्वेंशन है 1864 में ये हो गया था। इसी तरह हेग कन्वेंशन होता है 1899 में और 1907 में। तो ये इनके दो कन्वेंशन होते हैं, ये भी आपके पास एक कंट्रीब्यूशन करते हैं आपको इंटरनेशनल लॉ के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये इसी के बेस पर आपके पास फिर ये जो लीग ऑफ नेशंस हैं ये बनते हैं, जिसमें वुडरो विल्सन के मुख्तलिफ़ किस्म के लिबरल थाट्स वो देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये जो लीग ऑफ नेशंस हैं वो 1920 में आता है। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस आती हैं, इसको हम जान सकते हैं, हमने पढ़ा था कि जब ख़त्म हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद ये ख़त्म किया गया। इसी तरह फिर ट्रीटी ऑफ लेक्रोनो आता है। ये ट्रीटी ऑफ लेक्रोनो जो है ये 1925 में होती है। ठीक है जी। तो ये इसी तरह आप इसको फिर किलोंग ब्रेंड और पेरिस पैक्ट, किलोंग ब्रेंड और पेरिस पैक्ट ये दोनों एक ही हैं, ये 1928 में होते हैं। जिनेवा कन्वेंशन होता है। यूनाइटेड नेशंस जो कि आज हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम देख रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस को कायम किया गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, जो कि फेल हुआ, जबकि आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई उसकी वजह से उसको फेल करार दिया गया, क्योंकि उसने पीस को स्टेबल नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस ने आज तक मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पीस को कायम कर रखा है। तो ये आपके पास क्या है, एक एब्सोल्यूट, एक मतलब पावरफुल आपके पास एक ऐसा जो सिस्टम है जो कि कोऑपरेशन को प्रिपेयर करता है वर्ल्ड में और पीस को कायम करके रखता है। तो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर ये भी आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंटरनेशनल लॉ का क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बैकग्राउंड में इससे आपको बहुत कुछ ऐसे मिला होगा जो कि आप पढ़ने के बाद आपको ये मालूम होगा कि इन सारे ट्रीटीज़, इन सारे आपके पास ये जो सारे वो होते हैं एग्रीमेंट्स हैं, ये इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को कंट्रीब्यूट किया। इसी की बेस पर जो कि आपके पास ट्रीटी एक एब्सोल्यूट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ की, तो इसी की बेस पर इंटरनेशनल लॉ को बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिला होगा, फ़ायदा हुआ होगा आपको। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है और अगर कोई कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मुझे वक्त मिलते ही फिर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दिया करूँगा। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।